श्रोताओं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर मैं हूं एम.आर. यदुवंशी और मैं आपको बता दूं कि पिछले बहुत दिनों से हम कोरोना वायरस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि कोरोना के बारे में जब हम बात करते हैं तो अब तक बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि इसके लक्षण ऐसे होते हैं और एक 14 दिन का इसका एक पीरियड होता है जिसमें इसके लक्षण आ जाते हैं। सूखी खांसी है, सर्दी जुकाम है, तेज बुखार है, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये लक्षणों के साथ साथ और क्या गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। किस तरह वो व्यक्ति अपने लक्षणों को बाद में प्रदर्शित करता है, ये जानना अहम है। और हम आपको बता दें कि इस विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन पर उपलब्ध हैं डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा बरेली के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब ये है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, यानी कि कोरोना से बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो आज हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। चाहे मास्क लगाने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या साबुन से हाथ धुलने की बार बार बात हो, ये सारी चीजें लोगों के जहन में हैं। लेकिन सबसे अहम बात आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इसका जो असर हमारे शरीर पर होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया, इसके बाद उसके शरीर पर उसके किन अंगों पर असर करता है ये जाकर के ये जानना हम चाहते हैं। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब। ठीक है निशा जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि कोरोना का एक पर्टिकुलर आदमी पर, एक व्यक्ति विशेष पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जी जी हम तो इसकी बिल्कुल शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, जी और जब चाइना से रिकॉर्ड आए कि डाटा आया कि हम्म मृतक संख्या बहुत कम है, जी 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 तो बहुत लोगों के मन में ये विचार था कि ये एक किसी और किस्म का जुकाम है। जी 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 स्टार्टिंग के अगर आप लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे, जी आर्टिकल जी देखेंगे, मतलब एक भ्रम तो की लोगों ने स्थिति बनी कहा रही। कि इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लू। जी जी इट इज ए बिल्कुल काइंड ऑफ फ्लू लोग कहते थे, बिल्कुल। और इस मामले में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है। जी 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 अब जी इसके बारे में सबका कहना है इट इज नॉट ए फ्लू, जी इट जी इज ए डिजीज ऑफ क्रोनिक निमोनिया। जी 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 मतलब लंबा चलने वाला निमोनिया, ये वो बीमारी है। जी जी गंभीर तो निमोनिया। मैं जी, तो जैसा कि हम बात करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, हम्म हम जानते हैं कि देखिए वायरस के कांटेक्ट में आने पर, किसी भी जी तरह से कांटेक्ट में आए, जी 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 उसके बाद अधिकतम 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतलब है कि हम जानते हैं कि एक वायरस का टुकड़ा या 2 टुकड़े या 10 टुकड़े जब शरीर के अंदर गए, जी तो उसके बाद वो जाके शरीर के जो सेल्स हैं उसके अंदर जाके अपना आरएनए डालते हैं और शरीर के सेल से अपनी कॉपीज बनाना शुरू करते हैं। ठीक। तो उनकी कॉपीज इतना बन जाएं जिससे कि वो ब्लड में आ जाएं, टेस्टों में दिखने लगें जी और शरीर के ऊपर असर डाल दें। जी 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 ये करते करते उनको कम से कम 14 दिन तक मैक्सिमम लगते हैं, जी बिल्कुल सही लेकिन कहा। एवरेज होता है 5 दिन का। 5 दिन से लेकर मैक्सिमम के 14 दिन। जी, 5 दिन से लेके 14, एवरेज 5 दिन आता है। जी 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 तो जी अधिकतम 14 दिन के अंदर वो हम्म। वायरस की इतनी कॉपीज बन जाती हैं जी 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 कि शरीर पे उनका प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक। तो तो डॉक्टर साहब, अब जब शुरुआती दौर में तो ये बातें कही जा रही थी कि जब इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है तो फिर ये हल्के हल्के जैसे तेज बुखार की बात करते हैं और भी चीजें आ जाती हैं। इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक व्यक्ति में इन्फेक्शन होने के बाद, वायरस के अंदर जाने के बाद, जी पहले तो हमने ये मान लिया कि वायरस 10, 15, 20, 100, 150 वायरस हम्म। के पीसेस, कॉपीज इनकी बुलेट की तरह शरीर में चली गई। जी अब इनको, एक व्यक्ति को गिराने के लिए अपनी हम्म 10 लाख कॉपीज या 15 लाख कॉपीज तैयार करनी है। हम्म छोटे छोटे से वायरस जो कि एक पानी की बूंद में लाखों आ सकते हैं, हम्म उनके बहुत माइक्रो, जब 10, 15, 20 या 100, 50 वायरस पहुंचे अंदर, जी तो वो बीमारी या अपना असर प्रोजेक्ट करने में जी 10-15 लाख कॉपीज बनाने में 5 से 14 दिन लगा देते हैं। ठीक है। जब ये उस स्तर को क्रॉस कर लिया कि शरीर के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, जी तब बीमारी के लक्षण आना शुरू होते हैं।
ठीक है डॉक्टर जब साहब। हम लोग कहते हैं ना कि मरीज में बीमारी दिखने लगी, जी जी वो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि सुप्त अवस्था के बाद शुरू होता है। जी जी ठीक। तो सुप्त अवस्था के बाद हम सब जानते हैं लक्षण वही होते हैं, पहले तेजी से बुखार, खांसी, थकान, भूख न लगना, उल्टियां दस्त होना, हाथों पैरों में दर्द और कुछ केसेस में डायरिया। जी 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 ये जो 5 लक्षण हैं ये सबसे ज्यादा होने वाले लक्षण हैं। जी जी खास जी। तौर से आंखों में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन। जी जी जी। तो एक से लक्षण आने के 1 से 7 दिन के बाद तक हम्म। ये इसी तरह के लक्षण में वृद्धि होगी। बुखार आया, आपने पैरासिटामोल की गोली ले ली, बुखार कम हो गया। जी तो 100 में से 80% लोग यही 7 दिन के बाद यही लक्षण कम होने लग जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। जी जी हाथों पैरों का दर्द कम हो जाएगा, जी गले की खराश, खांसी, बुखार, थकान कम हो जाएगी ठीक। और वो ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ तो डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसके जो 3 फेज में इसके लक्षण होते हैं, पहले शुरू में थोड़े होते हैं, फिर सेकंड फेज में जाता है वो मरीज, फिर जी मैं थर्ड उसी पे फेज आ में रहा हूँ जाता जी मैं है। उसी पे आ रहा हूँ जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक। हल्का, मध्यम गति और बहुत सीवियर है। जी 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 तो जो माइल्ड और मॉडरेट है, माइल्ड का मतलब सिर्फ बुखार हुआ, खांसी हुई, पता ही नहीं चला। जी 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 बिल्कुल मॉडरेट का मतलब थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत हुई, ठीक हो गए। ठीक हो गए। और दूसरी कैटेगरी है सीवियर कैटेगरी। सीवियर। तो जो माइल्ड, मॉडरेट, जिनको हल्का और मध्यम बीमारी होनी है, जी। वो बीमारी शुरू होने के बाद 7 दिन के अंदर ठीक होने लगते हैं। हम्म। 7, 8, 9, 10 दिन तक में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। 7 दिन के बाद जिन किसी को सांस फूलने की दिक्कत शुरू हो जाए, जी वो लोग सीरियस बीमारी की तरफ जाने लगते हैं। जाने लगते हैं। जी। एक बार सांस फूलना शुरू हुई हम्म। तो फिर वो 7 दिन के अंदर, मतलब गंभीर हो 7 जाते दिन के हैं। अंदर, 7 दिन के अंदर बिल्कुल ऐसा हो जाता है जिसमें कि वेंटिलेटर पे पहुंचने की स्थिति आ हो जाती सकती है, है। जिसको हम इस थर्ड बीमारी फेज का एक कहेंगे। खास लक्षण लिखा हुआ है हमारी किताब एनईजीएम में जी कि सांस फूलने के आने की दिक्कत आने के बाद, सांस फूलने में शुरुआत में ऐसा होता है कि मरीज चलने फिरने पे थकने लगता है, चलने फिरने पे सांस फूलती है। जी और आप जानते होंगे पल्स ऑक्सीमेट्री यानी कि उंगली पे जो प्रोब लगा के देखते हैं जी जी जी। खून में ऑक्सीजन की मात्रा, हाँ हाँ। वो इस बीमारी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा अच्छा अच्छा। पल्स ऑक्सीमीटर लगा के किसी भी व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की पल्स ऑक्सीमीटर से जी जी खून में ऑक्सीजन की मात्रा 96%, 96% से ज्यादा होनी चाहिए। जी जब ये 92%, 94% से कम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सीरियस कोरोना का पेशेंट कहते हैं। जी जी जी। फिर ऐसे उनको व्यक्तियों की, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। देखिए, शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत है, मान लीजिए चलने फिरने पे सांस फूल रही है, मेहनत करने पे सांस फूल रही है। हम्म। जो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए तो उनको बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। अच्छा 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 अच्छा। तो जिनको बैठे बैठे सांस फूलने लगे और जांचों में, एक्सरे में पता चले कि डबल निमोनिया है, दोनों तरफ निमोनिया है हम्म। और फेफड़े के 50% से ज्यादा हिस्से अब निमोनिया ग्रस्त हो गए हैं, जी ऐसे लोगों को तुरंत ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, वरना जी। उनका बच पाना संभव नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब आपका कि जब ये शुरू करता है, जब गंभीर होने लगता है, तो सबसे पहले फेफड़े को ये प्रभावित करता है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि ज्यादातर इस बीमारी के फैलने का जो रास्ता है जी जी वो श्वास नली द्वारा ही है। जी जी। जो ड्रॉपलेट जिसे कहते हैं, हाँ यानी कि हाँ। थूक या उसके जो टुकड़े छोटे छोटे हैं, टुकड़े वो जाते हैं। सबसे पहले लंग्स में ही जाते हैं। दरअसल ये बीमारी फैल ही तेजी से इसलिए रही है जी क्योंकि ये श्वास नली द्वारा फैल जाती है जी जी जी। और इसीलिए मास्क और पहनने के और सोशल डिस्टेंसिंग करने के और छींकने खांसने के एडिकेट बरतने की सारी राहें दी जा रही हैं। बिल्कुल सही। जी ये जो कहते हैं कि हैंड वॉश करें जी जी और चीजें ना छुएं, हैंडल, कमरों के हैंडल और सीढ़ियों की रेलिंग्स और हम्म। कारों के, उन सबसे बच के रहें, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे छूने के बाद आपके हाथों में कण लग जाता है। उसके बाद अगर आप होठों को, नाक को या आंख को छू लें जी 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 तो वो आपके शरीर में प्रविष्टि कर सकता है, जी लेकिन जी आता अंदर वो फेफड़े के थ्रू ही है। जी 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 जी। तो तो पहली सबसे बात तो पहले, डॉक्टर जी साहब एक तो क्लियर हो गई आपकी बातों से कि ये फेफड़े पर जाकर के असर करता है, जी, लंग्स में जब पहुंच जाता है तो वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है और ये काफी प्रभावित अब कर देता है। ये कोरोना की वजह से जो लंग्स में निमोनिया है जी। वो आम निमोनिया से फर्क कैसे है? अच्छा अच्छा। वास्तव में कोविड-19 बीमारी जो है जी। वो बाकी बीमारियों से, जो पुराने वाला सार्स था हम्म। या जो स्वाइन फ्लू था, हम्म। उससे फर्क कैसे है? जी उससे फर्क वही है, बेसिक बात,
कि अभी तक ज्यादातर मनुष्य का शरीर इस बीमारी को पहचानता नहीं है। जी तो जब पहचानता नहीं है तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता और WBCs, RBCs इस तरह की दिक्कतें भी, इस तरह के प्रतिरोध भी नहीं हो पाते हैं और ये वायरस सीधा फेफड़े में जाके जम जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब ये फेफड़े पर असर कर देता है तो इसके बाद जब सीरियस होने लगता है मरीज, तो फिर फेफड़े से फिर धीरे धीरे क्या ये लीवर, हार्ट और देखिए मैं किडनी आपको की तरफ बताता हूँ, बढ़ता है? देखिए मैं बताता हूँ। जी देखिए बिल्कुल ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे आप पहचानते नहीं, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। जी जी जी। तो अगर देख नहीं पा रहे हैं, अगर आपके आंगन में बाहर सड़क पे है, हाँ हाँ। तो ये आपको पता नहीं कि इसे कैसे टैकल करना है, कौन है ये, दोस्त है या दुश्मन है। जी जी। तो मान लीजिए ऐसा एक आदमी आ गया तो आपको कोई चिंता नहीं होगा, लगा हो सकता है शायद कोई दूध वाला हो या चाय वाला हो या हमारा जानकार हो, तभी तो हमारे घर में आ रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे मान लीजिए 2 लोग आ गए, तब भी आप कहेंगे हो सकता है कि ये कोई पुराने दोस्त हों। जी। अब ऐसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आ गए, आपके घर के अंदर घुस गए बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप पहचानते नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जी जी। तो सीधी सी बात है, आप डर जाएंगे, पुलिस को फोन करेंगे, चिल्लाएंगे, डंडा जी उठाएंगे, जी जी। या अगर कोई आपके पास हथियार है तो उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। हम्म। बिल्कुल ठीक यही स्थिति लंग्स की हो जाती है। जी होता क्या है, शुरू में ये वायरस थोड़ा थोड़ा आता है, लंग्स इन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि लंग्स और हमारे शरीर इनको देख नहीं सकता है। जी। और जब ये बहुत बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा वायरस हो जाते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ओवरवेलम कर लेते हैं, हमारी फौज के से ज्यादा हो जाते हैं, जी तब आदमी का शरीर डर जाता है। जी 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 जी। और आप जानते हैं जब शरीर डरता है तो क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपने सुना होगा। जी एड्रेनलिन सर्ज एक हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जब जान पे मुसीबत हो तो अचानक आपके अंदर ताकत आ जाती है। एड्रेनलिन निकलने से बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़, या देखा होगा आपने कभी डर लग रहा हो या कोई कुत्ता पीछे भागे या जान का खतरा हो तो कितनी ताकत आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वही रिजर्व है जो हमारे शरीर में होता है, जिसे कहते हैं कैटाकोलामीन्स। तो वो रिस्पॉन्स बॉडी में सेटअप हो जाता है। ठीक। उसका मतलब ये है कि शरीर ऐसे केमिकल्स निकालने लगता है जिससे आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक। मांसपेशियों के अंदर खून का बहाव बढ़ जाता है, जी। लीवर तेजी से ग्लूकोज बनाने लगता है, ठीक। सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। जी बिल्कुल इसी व्यवस्था को मेडिकल साइंस में कहते हैं कैटाकोलामीन सर्ज जी या कैटाकोलामीन स्ट्रोम। जी। ये टर्म आजकल जो लोग थोड़ा सा भी मेडिसिन या वो जानते हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल। एक ये सबसे बड़ी टीम है। आपने जो एक सवाल पूछा था कि लोग अचानक चलते चलते गिर गए, ये देखिए। कैटाकोलामीन सर्ज से होता है जी 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 कि जी। अचानक शरीर के अंदर रिस्पॉन्स आने लगा जी जी। कि हाँ। कैटाकोलामीन सर्ज हो गई, जी 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 जी। जिससे एकदम से दिल की रफ्तार बढ़ गई ठीक। और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जी मतलब वही जिस तरह से आप समझे कि किसी जानवर को आप कोने में बिल्कुल घसीट लें, या आपने 11वीं 12वीं के एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा जब चूहों को डब्बे में बंद करके क्लोरोफॉर्म डालते हैं हम्म। तो वो 2-3 मिनट के बाद बुरी तरह से पंजे चलाने लगते हैं, बुरी तरह से। तड़पने लगते हैं वो। जी। जी जी तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब शरीर के ऊपर वायरस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब शरीर को अकल आती है जी जी और उससे बचने के लिए कैटाकोलामीन सर्ज करता है। जी बिल्कुल देखा सही ये कहा गया है डॉक्टर जो साहब। बहुत सीरियस जो पेशेंट हैं उनमें अचानक जो डेथ हो जाती है जी वो इसी कैटाकोलामीन सर्ज की वजह से होती है। जी जी जी। और एक चीज और होती है कि जब इतने सारे वायरसेस हो जाते हैं तो शरीर का जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी कि WBCs का बनना, बलगम का बनना, बुखार का आना, जी जो आमतौर पे मरीज का शरीर किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जी ओवर एक्टिव होने का मतलब वो ओवर एक्टिव होने से और नई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि शरीर में जगह जगह थक्के बन जाना। जी थक्के बन जाने से ब्रेन के अटैक, हार्ट अटैक होना, गुर्दे खराब होना, लंग्स के अंदर भी ये माना गया है ब्रेन कि हेमरेज हो जाना। नहीं, हेमरेज नहीं, ब्रेन क्लॉट। ब्रेन अच्छा, ब्रेन क्लॉट, क्लॉट हो जाता है। ब्रेन क्लॉट, लंग्स के अंदर क्लॉट, जी किडनी के अंदर क्लॉट, जी जी। इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पिछले 1 महीने से जो सेंटर भी कोविड के सीरियस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने इलाज बदल लिया है जी और पेशेंट के सीरियस होते से ही वो खून पतला करने की दवाइयां पहले से ही शुरू कर दे रहे हैं। ये हम लोग को नई बात पता चली है पिछले 1-1.5 महीने से कि
इन सारे पेशेंट्स के अंदर क्लॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी और दूसरी बात यह है कि जब क्लॉट्स और शरीर का जैसे जैसे सेप्सिस में होता है, सेप्टिक हो गया जैसे आपने सुना होगा जी 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 कि शरीर से कहीं पास निकल के खून में चला गया तो सेप्टिक हो जाता है। जी ठीक उसी तरह से सेप्टिक जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। जी। तो उसमें चल के आगे गुर्दे भी खराब होते हैं, पेशाब का बनना कम हो जाता है। हम्म। और एक नई चीज और पता चली है कि जो पेट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जी वो एबनॉर्मल किस्म के बैक्टीरिया, जो नॉर्मल हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं हम्म। और एबनॉर्मल किस्म के बैक्टीरिया आ जाते हैं जो भी जो इन्फेक्शन और दुश्मन है को हमारे। फैलाते हैं। जी जी। जी तो जो जी। सीरियस पेशेंट होते हैं, बहुत हम्म सीरियस पेशेंट, हम्म। हम जानते हैं कि उनको शुरू में मामूली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जी बाद में बाइपैप या मशीन से प्रेशर से ऑक्सीजन देना जी और उसके बाद वेंटिलेटर की जरूरत। जी 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 लेकिन इनका निमोनिया इतना खराब होता है कि वेंटिलेटर से बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। जी जी जी। और बहुत सारे मरीजों में एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं एक्मो। आपने एक्मो। सुना होगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। याद होगा जयललिता जी को जो मशीन लगाई गई थी जी जी जब निमोनिया बहुत बढ़ गया था, ठीक। तो वो मशीन लगा करके खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स के अलावा भी, मतलब लंग्स पूरी तरह से बंद हो गए, बलगम से भर गए, जी जी तो आप एक मशीन लगा दें, डायलिसिस मशीन की तरह है, जो बाहर से ऑक्सीजन लेके लंग्स का काम करेगी। जी जी जी। कृत्रिम ये लंग्स मशीन बहुत में की तरह काम जी करता है। कृत्रिम लंग्स की तरह और कृत्रिम हार्ट की तरह काम करेगी। जी 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 जी। इसको एक्मो कहते हैं, पर ये बहुत महंगी है, हिंदुस्तान में बहुत कम है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब देखिए, जैसा आपने कहा था कि, और एक मेरा सवाल भी वही था जिसका आंसर आपने बड़े अच्छे से दिया है कि जी जो शुरुआती दौर में हम देख रहे थे, वुहान से कुछ तस्वीरें आ रही थी, जी मीडिया पर हाँ दिखाई दे रही थी जी कि लोग अचानक चलते चलते गिर रहे थे। तो वो जी स्थितियां यही थी कि उनको बहुत ज्यादा जब सांस की तकलीफ हो रही थी, जी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उनका शरीर ओवर एक्टिव होकर के बहुत सारी चीजें जो हैं वो होने लगी, तो वो गिर रहे थे ऐसे, जी बेहोश हो रहे थे गिर गिर करके। जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बहुत ही अहम आती है यहाँ पर, जो हम्म, आम जनता, आम लिसनर भी जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल हमारे ही देश में देखिए 100 कुछ वर्ष की एक महिला है, उन्होंने भी कोरोना को मात दे दिया। और कहते जी हैं कि इम्यूनिटी पावर जिसकी शरीर की अच्छी है, तो कहीं ना जी कहीं वो कोरोना को मात दे दे रहा है, और जी। इम्यूनिटी पावर जिसकी वीक है, तो वो कोरोना से हार जा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए, जनरल बात तो यही कही गई है कि कुछ लोग हैं जो जिनकी इम्यूनिटी, देखिए ऐसा है कि जो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं जी। या प्रतिरोधक क्षमता, हाँ जी हाँ जी। अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें बॉडी के लेवल पे, ये तो जनरल बात है, हम प्रतिरोधक क्षमता कह रहे हैं। दरअसल शरीर में किस अंग का काम है उसको बना के रखना, जी। वो काम है बोन मैरो का। बोन मैरो का। बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं वो नए सेल्स बनाएं, नए सिपाही बनाएं। जी। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके कई टाइप्स होते हैं। हम्म। जैसे लिम्फोसाइट्स में CD4 सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। मतलब जो हम सफेद कणों की बात करते थे WBC की, उनकी भी कई टाइप्स होती हैं। जी। लिम्फोसाइट्स, उनकी और टाइप्स पता चली हैं, मतलब पहले से पता है। साइटोकाइनेंस, ये नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, CD4 सेल्स। तो ये मतलब ये है कि कई तरह के WBC सेल्स हैं। एक का काम एक किस्म के वायरस को पकड़ना है, एक का काम बैक्टीरिया को पकड़ना है। अब मान लीजिए कोई नया वायरस आ गया, जी। तो शरीर के अंदर वो नई रेंज ऑफ WBC चाहिए होंगे। मतलब कोई नया दुश्मन आ गया तो नए सिपाही चाहिए होंगे। हम्म। पुराने सिपाही, मान लीजिए आपने सिपाही बनाए थे लद्दाख में लड़ने के लिए, जी हिमालय में लड़ने के लिए। जी जी। अब अगर मान लीजिए समुद्र के रास्ते से वो दुश्मन आ गया। दुश्मन आ रहा है, तो आपको तैरने वाले सैनिक चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपके देश में मान लीजिए जवान लोग हैं हाँ। जिनको ट्रेनिंग दी जा सकती है नई, जी जी। तो आप उनको ट्रेनिंग देख के समुद्र में लड़ने वाला बना देंगे। बिल्कुल। मगर अगर मान लीजिए आपके फौज में सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं जी। या कमजोर लोग हैं हाँ जी। या ज्यादातर मोटरसाइकिल पे चलने के आदी हो चुके हैं, जी। तो फिर वो समुद्र में कैसे लड़ेंगे? हाँ, नहीं लड़ पाएंगे। तो उसका बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन है जी। कि जो लोग शुगर के मरीज हैं, जो हाँ। मोटे हैं, जी जी जिनकी उम्र ज्यादा है, जी। उनकी बोन मैरो में नए सेल्स बनाने की क्षमता कम हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं है। जी 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 वो इस बीमारी के लिए ऐसे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे या इसकी तेजी से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी। सेल्स तो बना लेंगे
लेकिन बहुत धीरे बना पाएंगे। इतनी देर में इतना वक्त शायद कोरोना वायरस उनको देना। जी जी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब, जो लोग स्वस्थ होते हैं बिल्कुल, जैसे मान लीजिए 100 वर्ष से ऊपर की जो महिला थी जो ठीक हो गई, इसका मतलब ये था कि वो किसी तरह की बीमारियों से वो पीड़ित नहीं थी, ग्रस्त नहीं थी, उनको कोरोना हुआ और वो ठीक भी हो गई। लेकिन जो लोग, जैसा आपने कहा, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है और अन्य कोई बीमारियां हैं, टीबी वगैरह, तो ऐसे लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है और वो ठीक होना मुश्किल हो जाते हैं। जी 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 जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा यदुवंशी जी। जी बताइए। वो ये है कि समाज को बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जी। हम लोग का लगातार कांटेक्ट बना हुआ है रिसर्च में लगे हुए लोगों से, तो आजकल दूसरे देशों में रहने वाले डॉक्टरों से और साइंटिस्ट से। जी। और सभी का एक ही मत है कि इससे पहले मनुष्य, जैसे कहते हैं ना, इट इज द फर्स्ट मॉडर्न पैंडेमिक। जी। उसका मतलब यह है कि इससे पहले मनुष्य जाति के पास ऐसी महामारी कभी नहीं हुई। जो 1916 में स्पेनिश फ्लू फैला था, जी जी। उस वक्त हम लोग के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि पता कर सकें कि वायरस क्या होता है। लेकिन अब सुविधाएं हैं। अब हमारे पास सुविधाएं हैं। जी। और सबसे अच्छी बात है कि पूरी मनुष्य जाति एकजुट होकर जी जी। सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कम से कम कुछ नहीं तो 16 से 22 किस्म की वैक्सीन तैयार करी जा रही हैं। जी जी जी। आप अक्सर बार बार लोग के सुन रहे होंगे, निराशावादी लोगों की, कि वायरस म्यूटेट कर जाता है इसलिए इसकी वैक्सीन बनना संभव नहीं है। इसका जवाब दूं कि जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो लोग इतने होशियार हैं कि जो हिस्सा म्यूटेट करता है, जी म्यूटेशन करने में डीएनए चेंज होता है, आरएनए चेंज होता है, जी जी जी, तो वो वैक्सीन बना रहे हैं ऐसे प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो डीएनए में है नहीं, दूसरी जगह है। जी जी। मतलब जो आपकी जो वैक्सीन पे काम चल रहा है वो अभूतपूर्व है और वो वायरस के एक हिस्से पे नहीं अटैक करने वाली वैक्सीन बन रही है। कम से कम 12-16 जगह अटैक करने वाली वैक्सीन पे काम चल रहा है। जी 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 जी। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी, बल्कि उपलब्ध भी हो जाएगी। बस यही 2-3 महीने हैं जी जी। जिसमें हमको थोड़ा सा संयम रखना है। जी जी। देखिए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट को इसका वो दे रखा है कि हमारी वैक्सीन की ट्रायल चल रही है, जैसे ही पूरी हो जाएगी जी तो हिंदुस्तान की सीरम वैक्सीन को वो इंस्टीट्यूट को वो वैक्सीन बनानी है। जी। पता है क्यों दिया है उनको? जी। क्योंकि सीरम वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान की, वो वैक्सीन बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से एक है। जी जी। जो एंटी स्नेक विनम बनाते हैं वो यही इंस्टीट्यूट बनाती है। जी जी जी। तो और उन्होंने इस शर्त पे संका है कि वैक्सीन की कॉस्ट 1,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ट्रायल पूरी होते से ही हम पूरा यकीन है कि वैक्सीन उपलब्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी जी। और इसके अलावा और भाई कई सारे नए इलाज निकल के आ रहे हैं। जी। ये जो आपने सुना होगा प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, प्लाज्मा, जो लोग ठीक हो गए उनके शरीर का प्लाज्मा निकाल के मरीजों को देना, ये भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रहा है। जी जी जी। हालांकि इसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक ठीक। लेकिन जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि बहुत सक्सेसफुल है और इसी को लेकर नई दवा मेडिकल इंडस्ट्री बना रही है। जी जी। मतलब उन्होंने ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज जो कोरोना की वजह से बन जाती हैं मरीजों में, कोरोना होने के बाद उनका फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी कर दी है। जी। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब आशावान रहना है, और जैसा आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है, तो इसके बाद जो लोग डर रहे हैं कि वर्षों वर्षों इस बीमारी से लड़ना होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। लोगों को आशावान रहना चाहिए। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और हम पूरी तरह से आशावान हैं कि लोग सुनेंगे तो निश्चित ही वो आशावान होंगे और इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने शरीर की जो पावर है, जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बचाव के पूरे जो बातें हैं, गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही इस कोरोना को हरा देंगे और देश को जिता देंगे। सवेरा होने से पहले अंधेरा गहरा हो जाता है। जी। तो अंधेरा गहरा हो तो समझ लेना चाहिए कि सवेरा होने ही वाला है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।